Hi, good evening. So we are back to Crash Course for Lawyers, and we were in the journey of civil trial and civil court. We have already gone long away in this journey from order 1 to order 39. Most of the important orders and rules therein have been taken care of, which are necessary for the purpose of practice as well as for the purpose of appearing in judiciary examinations. Like our previous practice, I will revisit what we have already discussed for a while in very fast pace. So we are on Civil Procedure Code and the schedule that talks about orders and rules. If we want to file a suit in civil court and basic relief, then the procedure is provided in sections as well as in the orders. मैंने बताया था कि सीपीसी बहुत ही ब्यूटीफुल ढंग से लिखी गई है, 2 पोर्शंस में है, एक में है सब्सटेंटिव सेक्शंस, वो भी प्रोसीजरल है, और एक में है ऑर्डर्स. डिफरेंस बिटवीन द टू इज सेक्शंस में बताया गया प्रोसीजर कैसे कैसे जाएगा और ऑर्डर्स में बताया गया है कि प्रोसीजर को कैसे कैसे करना है इन प्रैक्टिकल फॉर्म. सो वी विल गो बाय दैट. हमें कोई सूट डालना है सिविल कोर्ट में तो हम प्लेंट फाइल करेंगे. प्लेंट रिजेक्ट भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है और एडमिट भी हो सकती है. ओके, प्लेंट फाइल करेंगे तो सूट फाइल हो जाएगा और वो रजिस्टर हो जाएगा एज सिविल सूट विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ईयर. यहाँ तक हमारा कोर्ट में अर्जी लगाने का काम खत्म. ये हो जाने के बाद मान लीजिए एडमिट हो जा रहा है, ना तो रिजेक्ट हुआ है ना रिटर्न हुआ है, तो प्रोसेस का ऑर्डर होगा, प्रोसेस टू द अदर पार्टी. प्रोसेस के बाद अपीयरेंस आ जाएगा, अपीयरेंस आने के बाद दूसरी पार्टी की प्लीडिंग्स आ जाएंगी, यानी कि डब्ल्यूएस आएगा, सेट ऑफ आएगा या काउंटर क्लेम आएगा. इसके बाद जो प्लेंटिफ है वो रेप्लिकेशन भी फाइल कर सकता है एज ए रिप्लाई टू दी डब्ल्यूएस. और जब हम इसको प्लेंट के साथ इकट्ठा कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लीडिंग्स. तो आप जब वर्ड प्लीडिंग्स सुनेंगे तो प्लीडिंग्स का मतलब होता है प्लेंट, डब्ल्यूएस, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम और रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन इज द विश ऑफ प्लेंटिफ, ही मे फाइल इट और मे नॉट. प्लीडिंग्स होने के बाद कोर्ट की स्क्रूटनी शुरू हो जाती है प्लीडिंग्स पर. कोर्ट एग्जामिनेशन होता है पार्टीज का, डॉक्यूमेंट्स का, और इंटेरोगेटरी भी जो हो सकती है, इंटेरोगेटरीज हो जाएगी. ठीक है, यहाँ कोर्ट की इंटरवेंशन शुरू हो गई. पार्टीज ने जैसे अपने कागज फाइल किए, प्लीडिंग्स में डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड. जब ये सारी छानबीन हो जाती है कोर्ट के द्वारा तो कोर्ट क्रिस्टलाइज कर लेता है एडमिशंस और डिस्प्यूट्स को. कुछ पार्ट प्लीडिंग्स का और प्रीमाइसिस जो हमने प्लीडिंग में दे रखी है एडमिट हो सकता है और कुछ पार्ट डिस्प्यूट हो सकता है. ओके, जो पार्ट एडमिट हो जाएगा उस पर जजमेंट ऑन एडमिशन हो जाती है और जो पार्ट डिस्प्यूटेड होता है उस पर इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं. इश्यूज फ्रेम होते ही बर्डन प्लेस हो जाता है पार्टीज पर. जैसे ही बर्डन प्लेस हो जाएगा पार्टी पर, जिस इशू के लिए जिसका बर्डन जिस पार्टी पर होगा वो उसका एविडेंस लीड करेगा. तो स्टेज आ जाती है प्लेंटिफ्स एविडेंस एंड आफ्टर दैट डिफेंडेंट्स एविडेंस. Plaintiff's evidence may come again in the form of counter evidence.
प्लेंटिफ को दोबारा भी मौका मिल जाता है। फर्दर एविडेंस जो डिफेंस ने दिया है, डिफेंडेंट ने दिया है, उसको कर। ये पार्ट जो होता है इसको एविडेंस कहते हैं। जैसे मैंने बताया प्लीडिंग्स थी ये पार्ट, यहाँ ये प्लीडिंग पार्ट था और ये एविडेंस पार्ट है। जहां एविडेंस पार्ट आ गया वहां एविडेंस लॉ लगेगा। कैसे कैसे? ऑकुलर एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आपको पता है, दो तरह का एविडेंस होता है। फिर स्टेज आती है हियरिंग। हियरिंग मतलब एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टीज। हियरिंग आ गई, और हियरिंग आने के बाद आती है जजमेंट। ठीक है, जजमेंट में भी डिसमिसल और डिक्री, डिक्री दोनों में ही पास होती है। डिसमिसल की भी डिक्री पास होती है। डिसमिसल मीन्स सूट का डिस्पोजल हो गया विदाउट एनी क्लेम अलाउड। डिक्री मीन्स क्लेम इज अलाउड पार्टली और होली। ये पोर्शन आने के बाद स्टेज आ जाती है एग्जीक्यूशन की, और इन दोनों के साथ आ जाती है अपील, रिव्यू और रेफरेंस। सो दिस इज सीपीसी ओवरऑल सिविल ट्रायल का प्रोसीजर है। यहां से हमने देखा था कि यहां तक जो है 1 to 5 रहता है, 1 to 4 ऑर्डर, ये 5 आ जाता है, यहाँ 8 हो जाता है, ऑर्डर 6 में प्लेंट आ जाती है, 7 में रिजेक्शन या एडमिशन या रिटर्न, ये इतना इसी का हिस्सा है। यहाँ जब हम पहुंच जाते हैं तो ये ऑर्डर 10 हो जाता है। ये प्रोसेस जो इशू होता है उसमें अपीयरेंस जानने का ऑर्डर 9 आ जाता है। ये ऑर्डर 10, ऑर्डर 11 और ऑर्डर 12 कोर्ट इंटरवीन करता है, स्प्लिट करता है हर चीज को क्लियरली। यहाँ ये भी आ जाता है, और उसके बाद डिस्प्यूट जब होता है ऑर्डर 14 आ जाता है, इसमें 13 भी हम इसी में डाल देंगे। ऑर्डर 14 के बाद एक ऑर्डर 15 छोटा सा दे रखा है जिसमें डिस्पोजल हो सकता है सूट का। पार्टीज एविडेंस लीड ही नहीं करें, या कोई पार्टी गायब हो जाए, या वो एडमिट कर ले, सेटल कर ले, तो डिस्पोजल हो जाएगा। नहीं तो अगर यहाँ हम पहुंच गए तो ऑर्डर 16 से ऑर्डर 18 तक चले जाते हैं। 19 जो है वो एडजॉर्नमेंट की बात करता है कि हम एडजॉर्न कब करेंगे कब नहीं करेंगे, और 20 में हम चले जाते हैं जजमेंट पर, और 21 हो जाता है एग्जीक्यूशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जजमेंट और एग्जीक्यूशन के बाद जो बचता है थोड़े मिसलेनियस ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें हमने बहुत डिटेल में नहीं, बहुत धीरे धीरे बताया था कि 22 जो होता है वो किसी की डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो एलार्स। इंडिजेंट इज 23, नहीं 23 सेटलमेंट, ओके। इंडिजेंट इज ऑर्डर 33, बहुत आगे चले जाते हैं, ठीक है। ऑर्डर 24 से ऑर्डर 30 तक मैंने आपको बताया था स्पेशल सूट्स होते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ है या कुछ भी है, ये स्पेशल सूट्स हैं जिनका प्रोसीजर थोड़ा सा फर्क है, राइट। 31 भी इसी में आ जाता है। 32 जो होता है वो माइनर्स के लिए आता है, कि माइनर की स्टेज, माइनर को कैसे सूट वो करेगा, किसके थ्रू करेगा, और क्या क्या प्रोसीजर है, राइट। 34 और 35 relating to some miscellaneous proceedings, intervening application और ये सब, ठीक है। ऑर्डर 36 जो होता है, ऑर्डर 35 को याद रखना है, इंटरवेनिंग एप्लीकेशन है। 37 में और 38 में हम समरी प्रोसीजर की बात करते हैं। समरी प्रोसीजर की इसलिए बात करते हैं क्योंकि समरी प्रोसीजर ऑर्डिनरी प्रोसीजर से बिल्कुल फर्क है। कुछ ऐसे क्लासिफाइड सूट्स हैं जिनके लिए समरी सूट को हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, रिटर्न एग्रीमेंट्स हैं। उनके लिए ये माना जाता है कि पार्टीज ऑलरेडी डिस्प्यूट में नहीं है, कुछ एडमिटेड पार्ट ऑलरेडी है,
तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर बनाया है। ज्यादातर समरी सूट में वो सूट क्लासिफाई किए हुए जिसमें मनी इन्वॉल्व, मनी की लिक्विडिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम घटती जाती है। तो टाइम और मनी के बैलेंस को बनाने के लिए ये समरी सूट का प्रोसीजर बनाया। आज का जो 1 रुपया है वो अगर कहीं पेंडिंग हो जाता है और वो 4 साल के बाद मिलेगा तो वो 25 पैसे के बराबर हो जाएगा। तो मनी की लिक्विडिटी को देखकर ज़्यादातर वो सूट क्लासिफाई किए जाते हैं जहां मनी इन्वॉल्व है। तो समरी सूट का प्रोसीजर है। इसमें चेंज क्या है कि हम लीव टू डिफेंड कोर्ट अलाउ करती है या नहीं करती है। मतलब आपको डिफेंड करने का ऑटोमेटिक राइट नहीं है, जैसा कि यहां था। आपने सूट डाला, प्रोसेस जाएगा ही अगर एडमिट हो गई प्लेंट, और उसके बाद दूसरी पार्टी आएगी, दूसरी पार्टी अपना कंटेस्ट शुरू कर देगी। बट समरी प्रोसीजर में टाइम लिमिट करके टाइम बाउंड मैनर में ये कर रखा है कि प्रोसेस इशू होगा और वो प्रोसेस भी जाएगा समन्स फॉर सूट, नॉट फॉर जजमेंट। उसके सर्विस होते ही डिफेंडेंट 10 दिन के अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन फाइल करेगा अपीयरेंस का कि मैं यहाँ रहता हूँ और मैं कंटेस्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। उसके 10 दिन के अंदर अंदर ये इसको समन्स फॉर जजमेंट भेजेंगे, प्रोसेस भेज देंगे प्लेंटिफ, और उसके बाद ये 10 दिन के अंदर अंदर ये अपना लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन फाइल करें, राइट। तो 30 दिन के अंदर 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 ये हो जाता है कि हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन डिफेंडिंग, और अगर कोर्ट ने लीव टू डिफेंड अलाउ कर दी तो ये ऑर्डिनरी सूट बन जाता है। फिर इसमें ऑर्डिनरी सूट का प्रोसीजर लगेगा एग्जैक्टली सेम। WS आएगा, फिर हियरिंग होगी, फिर कोर्ट एग्जामिनेशन एंड दिस। अगर कोर्ट ने ये लीव रिजेक्ट कर दी तो डिक्री पास हो जाएगी, जो उसने क्लेम मांगे वो क्लेम मिल जाएंगे, रिलीफ मिल जाएगी। सो ये समरी प्रोसीजर है। 38 जो है वो अटैचमेंट की बात करता है और अरेस्ट की बात करता है। अगर जिसके खिलाफ सूट डाला है उसके भागने के चांस है, या उसे ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा जिसमें से उसे डिक्री के पैसे मिल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये 2 एप्लीकेशन लग जाती है इस ऑर्डर में कि जी मेरी प्रॉपर्टी को थोड़ा रुकवा दो, अटैच कर दो, बचा दो, और या सिक्योरिटी जमा करने को बोलो, या फिर अगर कुछ भी नहीं कर रहा है तो ये अरेस्ट करो, ताकि सूट का फाइल करने का पर्पज डिफीट न। उसके बाद हम ऑर्डर 39 पे आ जाते हैं। वो मिसलेनियस प्रोसीडिंग ये कहती है कि आप टेम्परेरी स्टे मांग सकते हो, इंजंक्शन मांग सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्टे जरूरी है किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में, अगर वो स्टे नहीं मिला तो सूट को फाइल करना बेकार हो जाएगा, उसका कोई पर्पज नहीं होगा। प्रॉपर्टी या सब्जेक्ट मैटर ऐसा है सूट का जिसका प्रोटेक्शन जरूरी है, इमीडिएट प्रोटेक्शन। तो ये प्रोविजन जो है इसके लिए बना है ऑर्डर 39, मोस्टली यूज्ड प्रोविजन। भाई जाओ कोर्ट से स्टे ले आओ, ये बिल्डिंग बना रहा है मेरे घर के सामने, इसने मेरी दीवार तोड़ दी, ये अपना घर बना रहा है मेरे एरिया में, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस फॉर द एडवोकेट्स एंड जुडिशरी वालों के लिए तो है, क्योंकि उन्होंने देना है, एडवोकेट्स लगाएंगे और जजेस देंगे, तो उन्हें जरूरी समझना है कब देना है कब नहीं देना। तो इसका हमने ट्रिपल रूल आपको बता दिया था ग्राउंड में, सर ने बताया था। प्रीमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, इररिपेरेबल लॉस, ये ट्रिपल टेस्ट है जिसके ध्यान में रख के स्टे मिल जाएगा। इंजंक्शन भी 2 तरह के हैं, सर ने बताया था टाइम बाउंड, टाइम पर जाए तो टेम्परेरी और परमानेंट। परमानेंट SRA में मिलता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, टेम्परेरी CPC में मिलेगा। इंजंक्शन वैसे नेचर जो है इंजंक्शन का 2 तरह का है, मैंडेटरी एंड प्रोहिबिटरी। प्रोहिबिटरी मना करो, मैंडेटरी डायरेक्ट करो। मैंडेटरी इज टू डू एंड नॉट टू डू। ओके, अब हम यहाँ तक की यात्रा पहले कर चुके थे, अब हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो यात्रा है अपील की।
मैंने आपको बताया कि जब जजमेंट हो जाएगी तो उसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद अपील, रिव्यू एंड रेफरेंस। तो आज हम वहां पहुंचेंगे जहां हमने ये एक फेज खत्म कर। इसके पीछे एक छोटा सा ऑर्डर हो रहा है 40 जो बीच में है, उसको थोड़ा सा बता देते हैं क्योंकि इस पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। रिसीवर ऑर्डर 40 में रिसीवर अपॉइंट करने का एक प्रोविजन है। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पेंडिंग है, सूट पेंडिंग है, प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट है किसी आउटसाइड एजेंसी की, किसी आउटसाइड पर्सन की। इस तरह के इश्यूज हैं, चाहे अकाउंट से सेटल करने का है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी का कुछ है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें पार्टीशन डिस्प्यूट में है या पार्टीज डिस्प्यूट में है, या किसी की डेथ हो गई है, जिसकी प्रॉपर्टी थी दूसरे बंदे ने क्लेम कर रखा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट प्रॉपर्टी मैनेज करनी है। तो जब हम प्रॉपर्टी मैनेज करने की बात करते हैं तो कभी कभी कोर्ट रिसीवर अपॉइंट कर देता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ठीक है, और ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये ऑर्डर 40 बहुत छोटा सा ऑर्डर है, लेकिन इसका प्रोविजन हमें जरूर पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं कि हमें सूट की, हमने बताया था सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कभी इंजंक्शन में जाते हैं, और प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हम रिसीवर वाले। अब हम जाएंगे ऑर्डर 41 टू ऑर्डर 45 rather than 46. This is the category where we come to appeal. इसमें अपील फ्रॉम डिक्री, एग्जीक्यूशन और ऑर्डर्स। फर्स्ट अपील एट कोर्ट एंड सेकेंड अपील एट कोर्ट, राइट। यू नो सब्सटेंटिव ऑर्डर में हमने सब्सटेंटिव सेक्शंस में बताया था 2 अपील राइट होता है किसी भी पार्टी को। अगर एडीजे कोर्ट से डीजे कोर्ट से ऑर्डर हुआ है तो हाई कोर्ट अपील जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सिविल कोर्ट से हुआ है तो डीजे जा सकती है, हाई कोर्ट जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल लीव पिटीशन का प्रोविजन भी है, दैट इज ए सेपरेट प्रोविजन, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। हियर वी आर ऑन दी सीपीसी शेड्यूल्स। शेड्यूल मीन्स ऑर्डर्स एंड इम्पोर्टेंट रूल्स। रूल 1 ऑर्डर 41 कहता है दिस इज अपील फ्रॉम डिक्री। ये अपील बाय वे ऑफ मेमोरेंडम फाइल की जाती है। हम सूट कैसे फाइल करते थे? बाय प्लेंट। अपील फाइल करते हैं बाय मेमोरेंडम, राइट। इसमें कॉपी ऑफ जजमेंट अटैच करना कंपल्सरी। कंपल्सरी है। अब मान लीजिए कि कोई अपील जो है कॉमन जजमेंट है ऑफ 2 सूट्स और 3 सूट्स, एक ही डिग्री पास हुई है, एक ही जजमेंट है, तो और अपीलें तीनों में जा रही हैं अपील्स, तो जो कॉपी ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर है ओरिजिनल, वो आप एक में फाइल कर सकते हैं क्योंकि नेचुरली एक ही है, तो बाकी सर्टिफाइड कॉपी होंगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जो हमें याद रखना है कि हम जैसे हम सूट फाइल करते थे, अब हम अपील कैसे फाइल करते हैं। जैसे हम सूट फाइल करते थे, प्रोसेस करते थे, इसमें भी प्रोसेस जाएगा, और जैसे उसमें नोट प्रोसेस के बाद रिप्लाई आता था, इसमें भी रिप्लाई होगा, और जब डब्ल्यूएस नहीं होगा, जैसे उसमें हम हियरिंग करते थे रिप्लाई के बाद, इसमें भी हियरिंग होगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस एंड हियरिंग। बट इससे पहले
थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। जैसे सूट में स्टे हमने अभी बोला ऑर्डर 39, इसमें भी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर्स, जजमेंट, एग्जीक्यूशन। मान लीजिए किसी जजमेंट में, किसी डिक्री में आया है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोर्ट हैज डायरेक्टेड सेल इट और गो एंड रजिस्टर द रजिस्ट्रेशन सेल इट, और अगेंस्ट दैट ऑर्डर द पार्टीज और द पार्टी वांट टू गो टू अपील। और अगर अपील में स्टे नहीं हुआ ऑर्डर और सेल हो ही गई प्रॉपर्टी, तो फिर अपील किस चीज की? तो स्टे का जो प्रोविजन है उसमें 3 चीजें ध्यान रखते हैं वो भी, और ये देखते हैं स्टे के वक्त कि क्या सब्जेक्ट मैटर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है इस समय, प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट सूट और जजमेंट। सेम चीज है, मतलब ये समझिए कि जो नीचे हमारा प्रोसीजर होता है, मैंने इसलिए प्रोसीजर को रिविजिट किया था, इस तरह अपील में भी होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट। यहाँ हम ये बात करना जरूर पसंद करेंगे कि हमें लिमिटेशन पता होनी चाहिए, लिमिटेशन पीरियड क्या है अपील का। अपील के लिमिटेशन पीरियड को जानने के लिए हमें लिमिटेशन एक्ट में जाना होगा, और लिमिटेशन एक्ट जो है उसका आर्टिकल 116 लिमिटेशन की बात करते हैं। सिविल केस के अपील में लिमिटेशन ये है 90 डेज और 30 डेज। 90 डेज फॉर हाई कोर्ट एंड अदर। जहां लिमिटेशन आता है वहां कंडोनेशन ऑफ डिले भी आ जाता है। सफिशिएंट कॉज थियरी, डिले, सफिशिएंट कॉज थियरी हमेशा याद रखिए, जहां डिले वहां सफिशिएंट कॉज थियरी। पीरियड एक्सपायर कर गया, आपको अपील फाइल करनी है, कुड नॉट डू इट विद इन द लिमिटेशन पीरियड, देन यू हैव टू गो फॉर। सो इसके साथ जब हम मेमोरेंडम फाइल करते हैं और हमें डिले कंडोन कराना है, तो हमें लिमिटेशन के लिए एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। क्लियर? मेमोरेंडम के साथ अब हमें देखना है कि मेमोरेंडम में क्या क्या चीजें आती हैं। मेमोरेंडम में हमें डिस्टिंक्टली हेड्स बना के ग्राउंड्स फॉर ऑब्जेक्शन लगाने पड़ते हैं। ग्राउंड्स फॉर ऑब्जेक्शन, हमें उस डिक्री और जजमेंट में ऑब्जेक्शन क्या है। ज्यादातर एडवोकेट्स इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो ये करते हैं कि ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग फैक्ट्स, ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग लॉ। कोर्ट ने लिमिटेशन का ध्यान ही नहीं रखा, सूट तो टाइम बार था, कोर्ट ने कह दिया टाइम के अंदर है, कोर्ट ने ध्यान ही नहीं रखा इस बात को कि जुरिडिक्शन नहीं थी उसकी, फिर भी उसने पास कर दिया, इट वॉज बियॉन्ड जुरिडिक्शन। दीज आर ग्राउंड्स ऑन द लॉ। फिर आता है फैक्ट्स, एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स। एविडेंस ही अप्रिशिएट नहीं किया, उसने ये डॉक्यूमेंट दिया था, ये डॉक्यूमेंट तो इस बात को प्रूव ही नहीं करता, और उन्होंने क्या दिया, इट इज एस्टेब्लिश्ड। तो एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस ही गलत है। एविडेंस लॉ को फॉलो नहीं किया, हमें क्रॉस का राइट ही नहीं मिला था प्रॉपरली, हमारे को ये अलाउ ही नहीं किया, ये सब। तो हमें स्पेसिफिकली मेमोरेंडम में ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन डालने होंगे। अब क्वेश्चन इस बात का उठता है कि अगर हमने मेमोरेंडम में ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन डाल दिए और कोई छूट गया, तो क्या आर्गुमेंट के दौरान वो अलाउ होगा ऑब्जेक्शन की नहीं? प्लेंट में जब हम कोई चीज छोड़ देते हैं और एविडेंस में जाकर उसको प्रूव करेंगे, तो वो एविडेंस कट हो जाएगा बियॉन्ड प्लीडिंग्स, नॉट एडमिसिबल। अब यहां भी एक तरह की प्लीडिंग है ये, मेमोरेंडम ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन। तो क्या अगर हमारा ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन छूट गया, तो क्या हम आर्ग्यूमेंट में उस ऑब्जेक्शन को टेकअप कर सकते हैं? नहीं। प्लेंट की पोजीशन मैंने बता दिया आपको, प्लीडिंग्स में आपने प्लीडिंग्स में जो बात कह दी, उसके बाद एविडेंस में जाके हम नया चीज नहीं ला सकते। सीपीसी ने इतनी ब्यूटीफुल्ली एक एक चीज को लिखा है, एक एक सीढ़ी को बना, कैसे हमें सूट के लिए ऊपर चढ़ना है, जजमेंट तक पहुंचना है, जजमेंट के ऊपर अपील में जाना है, एग्जीक्यूशन में जाना है।
तो वह एक एक चीज को क्लैरिफाई कर रखा है। यही सीपीसी की ब्यूटी है। सेक्शंस में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कैसे कैसे करना है, उसके बाद ऑर्डर्स भी दे रखा है कि कैसे कैसे चढ़ना है तुम्हें सिविल। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, डिफीटिंग द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन्फ्रक्चर्स होना नहीं चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज ओके, दैट इज जस्टिस, इक्विटी एंड कंसेंस, दैट इज ए थियरी ऑफ कॉमन लॉ। हम यहाँ स्टैट्यूटरी लॉ की बात, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लीडिंग्स में अगर आपने अपनी कोई प्लीडिंग नहीं डाली है और आप एविडेंस में भी जाओगे, अमेंडमेंट इज ए सेपरेट इशू। वो तो अमेंडमेंट होने के बाद प्लीडिंग बन जाएगा ना, अगर अलाउ, अगर अलाउ नहीं हुआ तो वही रहेगी जो है प्लीडिंग्स जो आपकी कंक्लूड हो गई। और आपको ये भी बता दो कि अमेंडमेंट 617 में अमेंडमेंट हुआ है सीपीसी में ही रिसेंटली 2003 में, और ये कहा गया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आप अमेंड कर सकते हो। उसके बाद एट एनी स्टेज को भी डिफाइन कर दिया। पहले एट एनी स्टेज था, तो इस पॉइंट को याद रखिए कि बिफोर ट्रायल स्टार्ट्स इश्यूज फ्रेम हो गई, ट्रायल स्टार्ट्स, पार्टी ने कहा कि ये, वो कहता है कि मैं ये कहता हूँ, दूसरा कहता है गलत कहता है, ही असर्ट्स, द अदर डिनाइज, द अदर डिनाइज, द प्रीवियस वन कंफर्म्स, इश्यूज हो गए। दिस इज द पोजीशन ऑफ लॉ। लेकिन बस द ट्रायल स्टार्ट्स, प्लीडिंग्स में जो कुछ हो गया, उसके बाद आप एविडेंस में नई चीज नहीं ला सकते। बियॉन्ड प्लीडिंग माना जाएगा, ला तो सकते हो बट दैट वुड नॉट बी एडमिसिबल, उसका कोई फायदा नहीं। तो क्या ऑब्जेक्शंस में हमने ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन लिख दिए, हियरिंग के टाइम पर ऑब्जेक्शन हमने उठाना है तो हम उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो यहाँ ये चीज है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन ग्राउंड ले रखा है, लेकिन अगर नहीं ले रखा है तो आप उसे आर्गुमेंट में टेकअप कर सकते हो विद द लीव ऑफ द कोर्ट, परमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो विद द लीव ऑफ द कोर्ट you can raise new objection in argument। इन पोजीशंस को याद रखिए हमेशा, इसलिए मैं दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट किया। ठीक है, सीपीसी बहुत ही खूबसूरत, आसान और स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई चीज है। बस ये है, इट इज लाइक म्यूजिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नोट्स। तो यहाँ ये आ गया हमारा कि ऑब्जेक्शंस ले सकते हैं। तो हमने बहुत सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए, कैसे हमने अपील फाइल करनी है, कैसे प्रोसेस इशू होगा, स्टे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, अगर मनी डिक्री होगी, मान लीजिए मनी डिक्री के अगेंस्ट आ गया तो पैसे का मामला आ गया। फिर से मैंने आपको क्या बताया, जब पैसे का मामला आता है ना, वहां सीपीसी थोड़ी सी स्पीडी प्रोसीजर पे जाती है, पैसा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी समय के साथ साथ खत्म हो जाती है, राइट। तो मनी डिक्री जहां आएगी वहां कोर्ट कैन आस्क फॉर द सिक्योरिटी टू बी डिपॉजिट और द अमाउंट टू बी डिपॉजिट, जो अमाउंट डिक्रिटल अमाउंट है उसको डिपॉजिट करने के लिए कह सकते। मान लीजिए 50 लाख की डिक्री हुई है, कोर्ट कह सकता है 25 लाख पहले जमा करो तब अपील एडमिट होगी, पूरे पैसे भी जमा करने को कह सकते। या आप सिक्योरिटी डालिए कि इन केस ये सक्सीड करता है तो इसको वो ना, ठीक। तो ये मनी डिक्री के टाइम पर अमाउंट डिपॉजिट का एक प्रोसीजर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे। उसके बाद अगर अपील एडमिट हो जाएगी, एडमिट हो जाने के बाद इसको रजिस्टर कर लिया जाएगा जैसे सिविल सूट रजिस्टर होता है, और इसकी हियरिंग शुरू होगी, और हियरिंग शुरू होने के बाद वही होगा, डेट फिक्स की जाएगी, दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा, नीचे की कोर्ट को भी नोटिस जाएगा, ऑर्डर जाएगा कि अपील में है, कोई और इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स कहीं पे है उसको स्टे कर सकते हैं, रोक सकते हैं फॉर द टाइम भी, और हियरिंग होगी, और हियरिंग के बाद फिर से अपील में जजमेंट पास होगी और डिक्री भी बनेगी। समझ गए। अब अपील एडमिट होने के बाद 3 सिचुएशन हो सकती है। एडमिट हो गई तो आफ्टर हियरिंग डिसमिस हो सकती है, पुराने वाले ऑर्डर को रिस्टोर ओके मान सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं,
केस को रिमांड बैक किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं और रिमांड बैक करके उसको कहा जा सकता है इस इशू पर या इस पॉइंट पर जो नीचे की कोर्ट है वो फिर से हियरिंग करेगी, लोअर कोर्ट। ठीक है। अपील डिसमिस इन लिमिनी भी हो सकती है। इन लिमिनी क्या होती है? इन लिमिनी बिना नोटिस के अपील जाते ही सॉरी थैंक यू डिसमिस इन लिमिनी, नोटिस भी नहीं किया दूसरे हियरिंग की जरूरत नहीं है, नथिंग डूइंग, नो ग्राउंड फॉर अपील, डिसमिस इन लिमिनी। एडमिट हो जाएगी तो ये सिचुएशन होगी, और या जजमेंट पास हो सकती है इसकी और उसमें डिक्री भी बनेगी, डिटर्मिनेशन ऑफ समथिंग हो सकता है, पार्टली अलाउ हो सकता है ऑर्डर, फुल्ली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन फिर से आप लोग बताओगे, एडिशनल एविडेंस लीड किया जा सकता है क्या? एडिशनल एविडेंस सिर्फ पहली चीज पार्टी ये प्रूव कर दे कि मैंने कोई एविडेंस दिया था ट्रायल कोर्ट में जिसकी अपील आई है, उसने एडमिट नहीं किया, नॉट एडमिटेड, और वो एडमिट होना चाहिए था, और टू एडमिट। मैंने कहा कि लीज डीड बहुत इंपॉर्टेंट है या सेल डीड बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाने के लिए, मेरी प्रॉपर्टी में राइट दिखाने के लिए, लेकिन कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, इररिलेवेंट। ट्रायल कोर्ट के अंदर एविडेंस के टाइम पर कोई ऐसा एविडेंस जो कि एडमिट नहीं किया कोर्ट ने और टू भी एडमिटेड था, तो ये कह सकते हैं मुझे एडिशनल एविडेंस लीड करने की परमिशन दीजिए। दूसरी चीज क्या है, कौन सी स्टेज है कि कोई नया एविडेंस ऐसा आ गया जो ड्यूरिंग ट्रायल उसकी नॉलेज में नहीं था, आफ्टर ड्यू डिलिजेंस। यहां पर ड्यू डिलिजेंस थियरी आई, ड्यू डिलिजेंस थियरी। ठीक है, पूरी की पूरी तन्मयता से पूरे ध्यान से करने के बावजूद भी मैं इस एविडेंस को उस वक्त नहीं ला सकता था जी, मुझे पता ही नहीं था कि मिस्टर सी ने खरीद रखी थी प्रॉपर्टी, मुझे तो आज ही पता चला है इनके आर्गुमेंट से। कोई भी ऐसी चीज या कोई डॉक्यूमेंट इनके पास था पहले, या रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसका ग्राम सभा की जमीन है, कोई ऐसा एविडेंस, तो वो एविडेंस अलाउ कर सकते हैं। और जब वो अलाउ करेंगे तो वो कर सकते हैं या तो लोअर कोर्ट के पास भेज देंगे, दोबारा से देखो इस एविडेंस को और दोबारा रिमांड बैक, या कोर्ट उसमें से अपने आप उस एविडेंस को लीड करवा सकती है, अपीलेट कोर्ट, उनके पास ये पावर है और वहां पर भी डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। फिर उसी ढंग से एविडेंस होगा जैसे एविडेंस लॉ होता है, राइट। तीसरी चीज क्या है कि कोर्ट को खुद से कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नजर आता है या कोई विटनेस ऐसा नजर आता है जो इशू को डिटरमिन करने के लिए जरूरी है, अपीलेट कोर्ट खुद सियो मोटो, तो सिर्फ ये तीन सिचुएशन है जब ये एडिशनल एविडेंस होगी। सो दिस इज द लॉ ऑन अपील्स। 41 में यहाँ अपील, 42 में आगे अपील है, ऑर्डर की अपील, 42 में अपील फ्रॉम अपील एट डिक्रीज, 43 में अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, 44 में अपील बाय इंडिजेंट पर्सन, 45 में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, 46 में हम रेफरेंस और 45 में रिव्यू पर पहुंचते हैं। रेफरेंस ऑलवेज टू द हायर कोर्ट होता है, रिव्यू उसी कोर्ट में, रिव्यू ज्यादातर एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सो यहाँ खत्म होता है हमारा सीपीसी की ऑर्डर्स की यात्रा और साथ में सिविल कोर्ट में सिविल ट्रायल। एनी क्वेश्चंस प्लीज? ठीक है, सो गुड नाइट।